अचानक से किसी के टकराने की वजह से खुशी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके सामने कोई और नहीं दंश था। दंश ने जब खुशी को इस तरह से रोते हुए देखा, उसने उसे देखकर सर्द आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? दंश की आवाज सुनकर खुशी ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे लिपट गई। इस वक्त वो काफी ज्यादा तकलीफ में थी। उसे यह शब्द अनाथ बहुत ज्यादा छुपता था। उसने रोते हुए कहा, हम अनाथ नहीं है ना, हमारे विराज है हमारे पास, फिर वह सब लोग हमें अनाथ क्यों बोल रहे हैं? वह बोल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा मर चुके हैं, इसलिए हम बुरी बच्ची है। क्या सच में हम बुरी बच्ची है? कहते हुए खुशी फूट फूट कर रोने लगी। वही दंश जो अभी अभी स्कूल पहुंचा था और अपने क्लास की तरफ ही जा रहा था। जैसे ही उसे दूर से खुशी नजर आई, वो उसी की तरफ आने लगा। तभी वहां पर खुशी दौड़ते हुए जाकर उसी से टकरा गई। खुशी की बात सुनकर दंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने खुशी का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोना बंद करो, इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो तुम, और तुम्हें फालतू लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देना है? वह लोग तुमसे जलते हैं, वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, बाद तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें तकलीफ हो। दूसरों की वजह से कभी खुद को तकलीफ मत होने देना। दूसरे तुम्हें तकलीफ में देखकर खुश होंगे, पर तुम्हें ऐसे लोगों को खुश नहीं होने देना है। दंश की बात सुनकर खुशी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। विराज और डीजे के अलावा पहली बार कोई उसे इस तरह से समझा रहा था। दंश ने पीछे से आ रही श्रुति की तरफ देखा, जो दौड़ते हुए खुशी के पास आ रही थी। श्रुति ने खुशी के पास आकर रोते हुए कहा, खुशी तुम रोना बंद करो, वह सब लोग बुरे हैं, तुम जानती हो ना कि वह सब लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम अपने बर्थडे पर इतने सारे गिफ्ट देती हो और वह लोग नहीं दे पाते। श्रुति की बात सुनकर खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। दंश ने खुशी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। कहते हुए दंश खुशी को लेकर क्लास की तरफ जाने लगा। खुशी ने उसके हाथ को खुद दूर करते हुए कहा, नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम गंदे हो, तुम हमारे विराज को नहीं पसंद, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, छोड़ो हमें। खुशी की बात सुनकर दंश ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप चलो। कहते हुए दंश खुशी को लेकर क्लास के अंदर आ गया। अंदर आते ही खुशी का ध्यान क्लास में रखी हुई कई सारी बॉक्स पर गया, जिनमें चॉकलेट, कुछ में गिफ्ट, कुछ में खिलौने, काफी कुछ था। यह अभी अभी ड्राइवर रख कर गया था। उन सभी चीजों को देखकर खुशी समझ गई कि ये वही चीज है जो विराज है उसके क्लास में बांटने के लिए उसके लिए खरीदी थी। खुशी आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी। दंश ने गुस्से से क्लास में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम में से कौन है जिसने खुशी को अनाथ कहा? अभी के अभी खड़े हो जाओ। दंश की आवाज सुनकर सभी बच्चे डर गए। दंश और विराज को स्कूल के सारे बच्चे जानते थे। पहले तो दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह से और अब दोनों भाइयों के एटीट्यूड की वजह से विराज को कॉलेज का डेयर डेविल कहा जाता था, तो दंश भी काम नहीं था। उसे भी सभी लोग पहचानते थे। आखिर दोनों सिंघानिया परिवार के वारिस थे। दंश की बात सुनकर सभी बच्चों ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। श्रुति ने 2 लड़के और 3 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही चारों थे जो खुशी को बोल रहे थे कि वह अनाथ है, वह बुरी बच्ची है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए तुम लोगों ने उसे गोद लिया है। यही लोग बोल रहे थे। श्रुति की बात सुनकर दंश ने गुस्से से उन 5 की तरफ देखते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ आओ, वरना अगर मैं तुम लोगों के पास आया तो तुम्हारी क्या हालत करूँगा। तुम लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। दंश की गुस्से भरी आवाज सुनकर वह 5 बच्चे रोने लगे। वह भी 7 साल के आसपास ही थे। उन लोगों को रोते हुए देखकर दंश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अभी भी मजबूती से खुशी के हाथ को पकड़ के रखा था। खुशी बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। दंश अभी गुस्से से चिल्ला ही रहा था कि तभी क्लास टीचर क्लास के अंदर आ गए।
उन्होंने अंदर जाकर अंदर का माहौल देखते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? कहते हुए क्लास टीचर का ध्यान दंश पर गया। दंश को देखते ही वह चुप हो गए। उन्होंने प्यार से कहा, दंश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? दंश ने क्लास टीचर को घूरते हुए कहा, उन 5 स्टूडेंट को अभी के अभी यहाँ पर बुलाए। दंश की डरावनी आंखें देखकर टीचर ने चुपचाप उन 5 की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि दंश ने क्या कहा? अभी के अभी बाहर आओ। टीचर की बात सुनकर उनमें से एक लड़की ने रोते हुए कहा, हमने बस मजाक में कहा था। खुशी को बुरा लग गया। हमने सच में मजाक में उसे सिर्फ कहा था कि वह अनाथ है। प्लीज टीचर हमें बचा लो। हमने कुछ नहीं किया। स्टूडेंट की बात सुनकर टीचर ने दंश की तरफ देखा, जो गुस्से से उन्हें घूर रहा था। वह समझ गई कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, अभी के अभी यहाँ आओ वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल बुलाऊंगी। टीचर की धमकी सुनकर वो 5 बच्चे चुपचाप जाकर दंश के सामने खड़े हो गए। दंश ने खुशी की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप अपना चेहरा नीचे करके रो रही थी। खुशी हमेशा से ही बहुत लड़ाकू बच्ची थी, पर जब भी वो इमोशनल होती थी उसे चुप कराना किसी के बस की बात नहीं थी। सबने खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो और इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है इसे उनकी सजा दो। दंश की बात सुनकर खुशी ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस हमारे विराज के पास जाना है। छोड़ो हमारा हाथ। कहते हुए खुशी दंश के हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दंश ने गुस्से से कहा, चली जाना, पर पहले इन लोगों को उनकी सजा दो। इन लोगों ने तुम्हें बुरा भला बोला है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और तुम अपने बर्थडे के दिन अपना मूड खराब कैसे कर सकती हो? क्या विराज ने तुम्हें यही सब सिखाया है कि दूसरों से डरो? क्या वह भी इसी तरह से दूसरों से डरता है? दंश की बात सुनकर खुशी ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। हमारे विराज के बारे में बुरा मत बोलना, वो किसी से नहीं डरते। खुशी के विराज सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग। खुशी की बात सुनकर दंश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो फिर विराज की खुशी इतनी कमजोर क्यों है? वो खुद के साथ बुरा करने वालों को माफ कैसे कर देती है? दंश की बात सुनकर खुशी ने गुस्से से उन 5 की तरफ देखा और उन पोंचों के पास आकर उनके बालों को खींचने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम अनाथ नहीं है। खुशी के पास उसके विराज है, उसके हैंडसम दादू है। समझ आया तुम लोगों को? कहते हुए गुस्से से उन लोगों को मारने लगी। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिस वजह से वह उन्हें ठीक से नहीं मार पा रही थी। वही वह 5 बच्चे बस रोते हुए सब कुछ देख रहे थे। दंश ने उन 5 की तरफ देखते हुए कहा, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने से पहले ये सोच लेना कि अगर कोई तुम्हारे साथ वही सब कुछ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। खुशी आज तुम्हारा दिन है, तुम्हें खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। कहते हुए दंश खुशी के सर पर हाथ फेरकर वहां से चला गया। खुशी ने जाते हुए दंश की तरफ देखा। आज पहली बार उसे दंश उतना बुरा नहीं लगा था, वरना वह कभी भी दंश से बात नहीं करती थी। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया विराज था, और जो विराज को नहीं पसंद वो खुशी को नहीं पसंद। खुशी ने गुस्से से उन 5 को उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार से अगर तुमने हमें परेशान किया ना तो हम सच में इस बार तुम्हें बहुत पीटेंगे। कहते हुए खुशी ने अपने आंसू साफ किए और एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे कर दिया। खुशी को पुरानी वाली खुशी बनते हुए देखकर श्रुति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। खुशी हमेशा से स्ट्रांग थी क्योंकि विराज ने उसे दूसरों से लड़ना सिखाया था। वह नहीं चाहता था कि हर बार खुशी को उसकी जरूरत पड़े, पर जब भी कोई खुशी को उसके पेरेंट्स की याद दिलाता था उसे यह कहता था कि वह अडॉप्टेड है। खुशी हमेशा टूट जाती थी और आज भी यही हुआ। अगर दंश वक्त पर उसके पास नहीं आता तो शायद खुशी अब तक किसी पेड़ के नीचे जाकर रो रही होती। खुशी ने टीचर की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा बर्थडे है, इसलिए हम सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं।
टीचर को पहले ही वार्निंग दी गई थी कि खुशी के साथ वह अच्छे से बर्ताव करें और यह वार्निंग उन्हें विराज ने खुद दी थी। इसलिए कोई भी टीचर खुशी को कुछ भी करने से ना रोकते थे, ना डरते थे, चाहे वह कितनी ही बदमाशी क्यों ना करें। खुशी ने सारे गिफ्ट की तरफ देखा और सभी बच्चों को गिफ्ट देने लगी, सिवाय उन 5 बच्चों को छोड़कर। वह 5 और चुपचाप अपना सर झुकाकर अपने बेंच पर बैठे हुए थे। उन्हें अब बुरा लग रहा था क्योंकि इस बार खुशी कई सारे महंगे महंगे तोहफे बांटने के लिए लेकर आई थी। विराज ने महंगे से महंगे गिफ्ट सिर्फ खुशी के स्कूल में बांटने के लिए मंगवाए थे। खुशी भी काफी खुश थी क्योंकि सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। खुशी तो पहले से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। उसे खुद की तारीफ करना और दूसरों के मुझे खुद की तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। आखिर में खुशी ने एक बड़ा सा गिफ्ट श्रुति को देते हुए कहा, ये लो, ये हमने तुम्हारे लिए लिया है। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तुम नहीं। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, चुपचाप लो, तुम्हें हमें जो देना है वो तुम दे देना, पर यह हमने तुम्हें दिया है और तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकती। खुशी के सामने श्रुति ने हार मान ली और चुपचाप वह गिफ्ट ले लिया। वही क्लास के बाहर आकर दंश सोचने लगा कि कैसे आज पहली बार खुशी से देखकर भाग नहीं बल्कि खुद उसे आकर लिपट गई। दंश ने अपनी आंखें बंद की। उसे अभी भी छोटी सी खुशी का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उसका ये कहना कि वह अनाथ नहीं है, सब कुछ घूम रहा था। दंश को हमेशा पछतावा होता था कि उसकी एक गलती की वजह से खुशी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। भले ही बचपन में उसने अपना सारा इल्जाम विराज पर डाल दिया था, पर उसका दिल जानता था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती उसकी थी। अगर वह विराज के साथ लड़ाई नहीं करता तो शायद आज खुशी के पेरेंट्स जिंदा होते। दंश ने खुद से कहा, आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से मेरा खुद का भाई मुझसे नफरत करता है और मैं इस नफरत के लायक हूँ। मेरी वजह से वो परिवार से दूर हो गया। मेरी वजह से मॉम हर वक्त तकलीफ में रहती है। शायद मैं ही इन सब प्रॉब्लम्स का रीजन मैं हूँ। कहते हुए दंश के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। वह चुपचाप अपनी क्लास में आकर बैठ गया। क्लास के लास्ट बेंच पर और अकेला बैठा हुआ था। बाकी क्लास के बच्चे उसे 2-3 बेंच की दूरी पर ही बैठे हुए थे। विराज को अपने आसपास किसी का भी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर एक चिपकू इंसान था जो बचपन से लेकर अब तक विराज से चिपक गया था, जो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विराज चुपचाप बैठा हुआ ही था कि तभी क्लास में हुई आदित्य की एंट्री। आदित्य भी 15 साल का हो चुका था, पहले से ज्यादा बदमाश और क्यूट। विराज को जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वह विराज के अलावा किसी और से दोस्ती नहीं करेगा, तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया था। उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस आज का दोस्त बनना चाहता था और दौड़ते हुए जाकर विराज के पास बैठ गया। उसने एक्साइट होते हुए कहा, आज तो छोटी एंजल का बर्थडे है ना, मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। कहते हुए आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी उसे खुद पर विराज की डरावनी नज़र महसूस हुई। विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे घूर क्यों रही हो? उसके लिए तो गिफ्ट लाना बनता है ना, वह मेरी प्यारी सी एंजल है। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं उसे तुमसे छीनना चाहता हो। आदित्य की बात सुनकर विराज ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? विराज की डरावनी आवाज सुनकर आदित्य ने दांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो मेरे लिए मेरी प्यारी सी लिटिल सिस्टर की तरह है, मैं उसे गिफ्ट दे सकता हूँ। वैसे आज उसकी बर्थडे की पार्टी है या नहीं? हर साल तुम छोटी सी पार्टी रखते हो, इस बार तो बड़ी पार्टी रखो। हमारी लिटिल एंजल 7 साल की हो गई है। आदित्य की बात को इग्नोर करके विराज सामने देखने लगा। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस। इसी तरह से क्लास स्टार्ट हो गई। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर पार्किंग एरिया की तरफ आ रहा था। खुशी विराज के सीने पर अपना सर रखकर उसकी शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए उसे बता रही थी कि
कैसे उसने सब लोगों को सारे गिफ्ट दे दिए और सब लोग कितने खुश हुए। वो ये भी बता रही थी कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। खुशी की बात सुनकर विराज कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो उसे चुपचाप लेकर करके अंदर बैठ गया। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या आप खुशी से गुस्सा हो? खुशी की बात सुनकर विराज ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कुछ ऐसा है एंजल, जो आपने मुझे छुपाया है? विराज की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए अपना करना में हिला दिया, जिसे देखकर विराज की आंखें दर्द हो गई। उसने खुशी को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। वही खुशी को डर लग रहा था कि कहीं विराज को पता तो नहीं चल गया कि वो दंश के साथ बात कर रही है। विराज ने उसे हमेशा यही कहा था कि उसे सिंघानिया परिवार के हर एक इंसान से दूर रहना है। स्पेशली विराज ने राम सिंघानिया और दंश का नाम मेंशन किया था। उसने खुशी से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी उन दोनों से बात नहीं करेगी। यही वजह थी कि हमेशा दंश को इग्नोर करके भाग जाती थी, पर आज दंश ने उसकी हेल्प की थी। दंश की वजह से आज वह बेटर फील कर रही थी, इसलिए उसने दंश का नाम ना बताना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद वो दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। विराज खुशी को इस तरह से अपनी गोद में लेकर रूम में लेकर आ गया। उसने खुशी की स्कूल बैग को निकाला और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद विराज उसे नहलाकर बाहर लेकर आया। विराज हमेशा ही खुशी को स्कूल से आने के बाद नहलाता था, क्योंकि विराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि खुशी किसी और को टच करे, और स्कूल में ना चाहते हुए भी खुशी कई बच्चों को टच करती थी। विराज नहीं चाहता था कि खुशी की बॉडी पर किसी की भी टच का एहसास उसे महसूस हो। खुशी अभी भी चुपचाप विराज को टुकुर टुकुर घूर रही थी। विराज बिना कुछ कहे सारे काम कर रहा था। खुशी ने अपने छोटे से हाथ में विराज का चेहरा भरते हुए कहा, क्या आप सच में खुशी से गुस्सा नहीं हो? फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप मुझसे बात करो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या आपको फर्क पड़ता है कि मैं आपसे बात करूं या ना करूं? विराज की बात सुनकर खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने विराज के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप तो खुशी के विराज हो ना, आप खुशी की फैमिली हो। खुशी के पास सिर्फ आप हो। विराज, जब आप हमसे बात नहीं करते हो तो हमें बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा। विराज, खुशी रोने के बाद वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पर खुशी को रोना नहीं है। प्लीज हमसे बात करो। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे मजबूती से दबाते हुए कहा, आपसे कहा था ना कि आप दंश से दूर होगी, फिर आप उसके पास क्यों गई? कहते हुए विराज की पकड़ उसके नाजुक से हाथ पैर मजबूत हो गई। विराज की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, हम नहीं गए थे उनके पास, वो हम गलती से उनसे टकरा गए थे। उन्होंने हमारी हेल्प की, वो सच में अच्छे हैं। खुशी की बात है सुनकर विराज ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा है ना, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आओ। तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, तो तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद लेने की क्या जरूरत थी? कहते हुए विराज ने खुशी के हाथ को छोड़ दिया और वहां से बाथरूम की तरफ जाने लगा। खुशी ने रोते हुए कहा, सॉरी, अगली बार हम कभी उनकी हेल्प नहीं लेंगे। खुशी की बात को इग्नोर करके विराज बाथरूम में चला गया। खुशी अभी भी छोटे से तौलिए में लिपटी हुई थी और रोते हुए विराज को देख रही थी। वह बेड पर लेट गई और अपने पैरों को बेड पर पटकने लगी। जब भी उसे रोना आता था, वह ऐसी ही हरकतें करती थी। कुछ देर बाद विराज वापस आया। उसने छोटी आंखों से बेड की तरफ देखा, जहां पर खुशी अभी भी लेटकर रो रही थी। उसने खुशी के पास आते हुए कहा, आपने अपनी ड्रेस क्यों नहीं पहनी? विराज को देखकर खुशी अपना चेहरा फेरकर लेट गई। विराज ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, गलती आपने की है और नाराज भी आप हो रही हो। कहते हुए विराज खुशी को लेकर क्लोजर रूम में आ गया।
उसने एक बेहद खूबसूरत व्हाइट प्रिंसेस फ्रॉक खुशी को पहना दी, जिसे देखकर खुशी ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? खुशी की बात को इग्नोर करके विराज ने अच्छे से उसे ड्रेस पहना दी और उसे उसी तरह से गोद में लेकर वापस रूम में आ गया। उसने खुशी के बालों को खुला किया और उसके बालों को अच्छे से बनाने लगा। खुशी बस मुस्कुराते हुए विराज को देख रही थी। उसका रोना, उसका गुस्सा, सब कुछ बंद हो चुका था। विराज ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, हम आपकी बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं, आपके हैंडसम दादू के घर पर। विराज की बात सुनकर खुशी खुशी से उछलने लगी। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। कहते हुए उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। कुछ ही देर में वह दोनों मेंशन के बाहर आ चुके थे। खुशी ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज, क्या हम धैर्य, धानी दीदी और अनु दीदी को हमारे साथ नहीं लेकर जा सकते? मुझे उन्हें अपने बर्थडे में बुलाना है। उनके बर्थडे में तो आप मुझे जाने नहीं देते हो, पर प्लीज़ उन्हें लेकर चलो ना हमारे बर्थडे में। खुशी की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर खुशी का मुंह लटक गया। कुछ ही देर में वह दोनों कार में बैठकर डीजे के मेंशन के लिए निकल चुके थे। खुशी पूरी कार में चुपचाप बैठी हुई थी और विराज ने भी उसे कुछ नहीं कहा था और लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कुछ काम कर रहा था। मेंशन पहुंचते ही खुशी का ध्यान आलीशान मेंशन पर गया। इस वक्त रात का वक्त हो रहा था। मेंशन को काफी खूबसूरती से सजाया गया था और बाहर ही कई सारे बैलून से डेकोरेट करके लिखा गया था, हैप्पी बर्थडे मेरी शेरनी, हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस। सब कुछ देखकर खुशी खुश हो गई। वह विराज से गुस्सा थी, ये भी वह भूल चुकी थी। विराज उसे अपनी गोद में लेकर अंदर आ गया। अंदर डीजे के कुछ जानने वाले लोग, आदित्य और कुछ और ऐसे लोग थे जो विराज के करीब थे। डीजे के करीबी लोग मौजूद थे। वहां पर वह दोनों अंदर आ ही रहे थे कि तभी खुशी का ध्यान कुछ दूरी पर खड़े धैर्य, धानी, अनु, श्रुति, आदित्य पर गया। उन सबको देखते ही खुशी की आंखें चमकने लगी। उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, आपने सबको बुलाया? कहते हुए खुशी ने विराज के गाल पर किस कर लिया। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज आपका बर्थडे है, वरना आज आपको पनिशमेंट मिलती। कहते हुए विराज खुशी को लेकर अंदर आ गया। अंदर डीजे एक हैंडसम हंट की तरह तैयार होकर बैठे हुए थे। खुशी को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी नन्ही शहजादी का अपने राजमहल में स्वागत है। डीजे की बात सुनकर खुशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने डीजे की गोद में जाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे किया। विराज ने भी उसे डीजे की गोद में दे दिया। खुशी ने डीजे के गाल पर किस करते हुए कहा, हैंडसम दादू हो आप तो, और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। क्या आप हमारे लिए दादी ढूंढना चाहते हो? खुशी की बात सुनकर डीजे ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मैं तो अपनी नन्ही शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब तक आप बड़ी हो जाओगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर आप अपने बूढ़े दादू के साथ शादी थोड़ी करोगी। कहते हुए डीजे का चेहरा लटक गया। डीजे की बात सुनकर विराज डीजे को घूरने लगा। वही खुशी अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। उसने मासूमियत से कहा, हम तो बड़े होने के बाद विराज से शादी करेंगे। खुशी की बात सुनकर डीजे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने विराज की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने खुशी के गाल को खींचते हुए कहा, बाकी बातें बाद में, पहले हम आपकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। चलो अंदर। कहते हुए डीजे खुशी को लेकर अंदर आ गए। अंदर आते ही अंदर का नज़ारा देखकर खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन की गई थी। पूरा थीम बाबी की तरह डेकोरेट किया गया था। पिंक और वाइट कलर की डेकोरेशन से प्योर लिविंग रूम को सजाया गया था। वहां पर कई सारे कार्टून्स मौजूद थे जो कि डांस कर रहे थे। उन सबको देखकर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। धानी, अनु दोनों ने एक साथ कहा, धैर्य भैया नेक्स्ट बर्थडे हम भी ऐसे ही डेकोरेशन करवाएंगे। ये कितना सुंदर है। उन दोनों की बात सुनकर धैर्य ने कहा, ठीक है, जो करवाना हो करवा लेना। पहले हम यहाँ पर एंजल के बर्थडे के लिए आए हैं तो उसके बर्थडे पर फोकस करते हैं।
तुम दोनों का बर्थडे अभी अभी चला गया। धैर्य की बात सुनकर उन दोनों ने अपना सर हिलाया। आदित्य ने खुशी के पास आते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे लिटिल एंजल। कहते हुए आदित्य ने उसे छूने की कोशिश की तो विराज ने उसे घूरते हुए कहा, आदि। विराज की आवाज सुनकर आदित्य ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है, नहीं टच कर रहा हूँ। ऐसे बर्ताव करते हो जैसे मुझ में कांटे लगे हुए हैं। आदित्य की बात सुनकर डीजे हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, उसे तो यही लगता है कि सब लोगों में कांटे लगे हुए हैं, इसलिए तो हमारी नन्ही शहजादी के पास वह किसी को नहीं आने देता। अच्छा ये सब छोड़ो, अब हम सब लोग इन सब का डांस देखेंगे। कहते हुए डीजे खुशी को लेकर कुर्सी पर आकर बैठ गए। सभी बच्चे और विराज सब लोग बैठे हुए थे, कार्टून डांस कर रहे थे और डीजे की गोद में बैठी खुशी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे अपनी बर्थडे पार्टी बहुत पसंद आ रही थी, जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे पर खुशियां बहुत सारी थी। पार्टी ज्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद डीजे खुशी को लेकर केक के पास आ गए। उन्होंने विराज की तरफ देखा, जो खुद खुशी के पास आ गया था। खुशी ने विराज और डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हम साथ में केक कट करेंगे। कहते हुए उसने अपने नन्हे से हाथों के साथ विराज और डीजे दोनों के हाथ को पकड़ लिया और साथ में केक कट किया। बाकी सब लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। केक कट होते ही डीजे ने केक का टुकड़ा उठाकर खुशी के मुंह में डालते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी शेरनी। हम चाहते हैं कि जब तक जिंदा है आपके हर एक बर्थडे को ऐसे ही स्पेशल बनाएं। खुशी के चेहरे पर भी बड़ी से स्माइल आ गई। उसने केक खाते हुए कहा, टेस्टी। कहते हुए उसने खुद ही एक पीस उठाया और खाने लगी। उसकी हरकत देखकर सब लोग हंसने लगे। विराज बस खुशी के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। विराज ने जल्दी से कॉल उठाया और दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर विराज में चिल्लाते हुए कहा, आई किल यू। कहते हुए विराज दौड़ता हुआ खुशी के पास आया। खुशी हंसते हुए विराज की तरफ देख रही थी। विराज के पास आते ही खुशी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। विराज में चिल्लाते हुए कहा, एंजल। विराज को इस तरह से खुशी के पास भागते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो गए। डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, विराज। तब तक उनका ध्यान भी खुशी पर चला गया था, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। विराज ने खुशी के नीचे गिरने से पहले ही उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस को। कहते हुए डीजे भी दौड़ते हुए विराज के पास आ गए। विराज ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और खुशी को झटके से अपनी गोद में उठाकर मेंशन से बाहर भागा। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी मेंशन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो और किसी को भी कहीं मत जाने देना। कहते हुए डीजे भी विराज के पीछे भागे। विराज दौड़ते हुए जाकर कार के अंदर बैठ गया था। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, कार अस्पताल लेकर चलो। विराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। विराज ने मजबूती से खुशी को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थी। उसका चेहरा भी बेहद डरावना लग रहा था। उसने खुशी के चेहरे की तरफ देखा। खुशी का चेहरा हल्का हल्का नीला पड़ रहा था। खुशी ने अपनी आधी बंद होती आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज। खुशी का सर दुख रहा है। हमारा सर। कहते हुए खुशी की आंखों से आंसू निकलने लगे और इतने बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, आपको कुछ नहीं होगा, आपका सर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। कहते हुए विराज ने खुशी के माथे को चूम लिया। खुशी ने रोते हुए कहा, खुशी को मरना नहीं है। खुशी ने टीवी में देखा था, ऐसे ही एक आंटी को दर्द हो रहा था, फिर वो मर गई। खुशी को मरना नहीं है। खुशी की बात सुनकर विराज की पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई। उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को रोने से रोक रहा हो। उसने गुस्से से कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए विराज ने खुशी के चेहरे की तरफ देखा।
खुशी की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और वह विराज की बाहों में बेजान सी होकर झूम रही थी। खुशी को इस कंडीशन में देखकर विराज का दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। जिसे उसने बचपन से नाजों से पाला था, आज वह इस तरह से उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, कार की स्पीड बढ़ाओ। विराज के चिल्लाने की आवाज सुनकर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और कार की स्पीड तेज कर दी। आधे घंटे के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, हम अस्पताल पहुंच चुके हैं। कार के रुकते ही विराज ने दरवाजा खोला और खुशी को अपनी बाहों में लेकर दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर भागा। उसने रजिस्ट्रेशन एरिया पर कुछ पूछा। वह सीधा खुशी को लेकर वीवीआईपी फ्लो पर आ गया। उसे देखते ही अस्पताल स्टाफ अलर्ट हो गया। ये हॉस्पिटल डीजे का था, जो कि 2 साल पहले उन्होंने विराज के जन्मदिन पर बनवाया था। हर कोई जानता था कि ये छोटा सा बच्चा इस अस्पताल का मालिक है। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ में भगदड़ मच गई। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड में खुशी बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे। विराज इस वार्ड के एक कोने में खड़ा था। डॉक्टर के लाख मना करने के बाद भी वह वार्ड से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी डॉक्टर को उसकी बात मानकर उसे वहीं रुकने देना पड़ा। डॉक्टर इस वक्त छोटी सी खुशी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे और इसके पीले पड़ते हुए चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसके हाथों की मुट्ठी भी बंधी हुई थी। डीजे भी अब तक अपने बॉडीगार्ड को लेकर यहां पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे अस्पताल को बॉडीगार्ड से प्रोटेक्ट कर लिया था। इस वक्त अस्पताल की सिक्योरिटी इतनी टाइट हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था। किसी भी नए पेशेंट को एडमिट करना अस्पताल ने बंद कर दिया था। जो पुराने पेशेंट थे बस उनका ही ट्रीटमेंट चल रहा था। डीजे ने खुद से कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है, हमें पता लगाना होगा। कहते हुए डीजे ने किसी का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से उसे आदमी ने कॉल उठाते हुए कहा, जी बिग बॉस। डीजे ने गुस्से से कहा, क्या हुआ है, हमें सब कुछ साफ साफ बताइए। हमारी प्रिंसेस को क्या हुआ है, आपने ही कॉल किया था ना। डीजे को दूसरी तरफ से विराज के स्पेशल आदमी ने कहा, बिग बॉस प्रिंस के जूते में स्लो पॉइजन था, जो पैरों के जरिए धीरे धीरे बॉडी में फैला है। उस आदमी की बात सुनकर डीजे हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि केक में पॉइजन होगा, इसलिए उन्होंने घर की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कही थी, क्योंकि केक उन्होंने बाहर से ऑर्डर नहीं किया था बल्कि घर पर ही सर्वेंट ने बनाया था। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है। डीजे की बात सुनकर दूसरी तरफ कहा, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस ने हमें 1 घंटे का वक्त दिया है। हमें लगता है कि हम जल्दी से ढूंढ लेंगे। डीजे ने कहा, आधे घंटे का वक्त है। आप लोगों के पास जितनी जल्दी हो सके ढूंढिए गुनहगार को, वरना हम आपके साथ क्या करेंगे ये हम भी नहीं जानते। कहते हुए डीजे ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। इस वक्त उनका चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। उनके लिए खुशी और विराज दोनों उनकी जिंदगी थे। दोनों में से अगर किसी को भी कुछ होता था तो डीजे को हद से ज्यादा तकलीफ होती थी। उन्होंने दर्द भरी नजरों से वार्ड की तरफ देखते हुए कहा, एक बार अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं, अब किसी को भी खोने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। बस हमारी राजकुमारी को कुछ ना हो। कहते हुए डीजे अपना सर पड़कर बेंच पर बैठ गए। दूसरी तरफ अंदर डॉक्टर ने सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए थे और इस वक्त उनके चेहरे पर काफी ज्यादा परेशानी नजर आ रही थी। विराज ने डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है उसे। विराज को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज में कहा, इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है और अभी यह काफी छोटी है, जिस वजह से स्लो पॉइजन ने इन पर बहुत जल्दी असर दिखा दिया है। उनके पैरों से होता हुआ जहर उनकी बॉडी में फैल रहा है। फिलहाल तो इनकी कंडीशन स्टेबल है, बट हम 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कह सकते। हमें जहर का एंटीडोट मंगवाना होगा। विराज ने चिल्लाते हुए कहा, तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, जो करना है कीजिए, बस मेरी खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए।
अगर उसे कुछ भी हुआ तो ना ये हॉस्पिटल रहेगा, ना आप लोग रहेंगे। कहते हुए विराज खुशी के पास आ गया। छोटी सी खुशी के चेहरे पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक खुशी से चमकने वाला उसका चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ लग रहा था। विराज ने खुशी के चेहरे को देखते हुए कहा, आपके गुनहगार को मैं सजा देकर रहूंगा। कहते हुए विराज वार्ड से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसका ध्यान डीजे पर गया, जो कि चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। विराज डीजे के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। डीजे को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उनके सामने है, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। विराज को देखते ही उनकी आंख से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ गई। अगले ही पल उन्होंने विराज को गले से लगाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी खुशी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। डीजे की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा। उसने बस डीजे को मजबूती से गले लगाया हुआ था। कुछ देर बाद डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, जिस किसी ने हमारी राजकुमारी के साथ यह सब कुछ किया है, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर इसके पीछे आपकी सिंघानिया फैमिली का हाथ है तो हम उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। डीजे की बात सुनकर विराज ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इसके पीछे उनमें से किसी का हाथ नहीं है। विराज के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर डीजे हैरान हो गए। उनका शक सबसे पहले राम सिंघानिया पर गया था, पर वह जानते थे कि अगर यह सब कुछ सच में राम सिंघानिया ने किया होता तो विराज उनको इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता। डीजे ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, अगर यह सब कुछ राम सिंघानिया ने नहीं किया है तो ये सब कुछ किसने किया है? डीजे की बात सुनकर विराज ने बेहद गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, पर इन सब के पीछे सिंघानिया परिवार का हाथ नहीं है। जिस किसी ने मेरी खुशी की यह हालत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह दोबारा पैदा होने से पहले 1000 बार सोचेगा। कहते हुए विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? विराज ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, गुनहगार को सजा देने के लिए। कहते हुए विराज वहां से तेज कदमों से चला गया। विराज के जाते ही डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना हमारे विराज को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। डीजे की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और वह सब भी डीजे के कहने पर विराज के पीछे पीछे चले गए। कुछ ही देर में विराज एक इंसान इलाके में खड़ा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। विराज ने टेढ़ी नजरों से कार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जानलेवा एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आ रहे थे। कार का दरवाजा खुला और विराज का स्पेशल आदमी शांतनु, जो कि एक 20 साल का लड़का था, जो किसी इंसान की रोबोट की तरह काम करता था, एक आदमी को घसीटता हुआ कार से बाहर लेकर आ गया। उसने उस आदमी को लाकर सीधा विराज के पैरों के पास पटक दिया। विराज ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, किसके कहने पर किया, बोलो। विराज की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। वही वह आदमी जो हंस रहा था, उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या किया तुमने? कहते हुए वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने का विराज पर कोई असर नहीं हुआ। विराज ने इस तरह से सर्दी लहजे में कहा, किसके कहने पर किया तुमने ये सब कुछ? विराज की बात सुनकर उसे आदमी ने फिर से हंसते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वही वह आदमी दर्द से और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम लोग इंसान भी हो? विराज ने उसे आदमी को घूरते हुए कहा, मैंने पूछा किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया? कहते हुए इस बार विराज ने शांतनु के हाथ से चाकू छीनकर उसे आदमी की गर्दन पर रख दिया। उस आदमी की सांस गहरी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में एक नाम लिया, जिसे सुनकर विराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पर उसने चिल्लाते हुए कहा, वह क्यों मेरी बेबी की जान लेना चाहता है? विराज की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पता नहीं, बस मुझे ऑर्डर मिला था कि उसे बच्ची की जान लेनी है।
हम पिछले 4 सालों से उसे ढूंढ रहे थे। कुछ महीने पहले ही वो हमें स्कूल में दिखी थी। बस मुझे इतना पता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। उस आदमी के इतना कहते ही विराज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे आदमी की गर्दन जमीन पर पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद विराज इस कंडीशन में हॉस्पिटल आ चुका था। उसके कपड़ों पर खून की छींटें थी पर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। विराज ने डीजे के पास आकर उन्हें घूरते हुए कहा, कुछ पता चला? डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। हम में से कोई भी उसे नहीं मिल सकता। इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। डीजे की बात सुनकर विराज की आंखें गहरी हो गई। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको पता चला कि इस सब के पीछे कौन है? कौन है जो हमारी नन्ही राजकुमारी की जान लेना चाहता है? क्योंकि डॉक्टर का साफ साफ कहना है कि यह कोई नॉर्मल जहर नहीं है। ये जहर इंडिया में मिलता ही नहीं है। अगर सिंघानिया परिवार नहीं तो ऐसे कौन है जो प्रिंसेस की जान लेना चाहते हैं? डीजे का सवाल सुनकर विराज ने डीजे की तरफ देखते हुए एक शख्स का नाम लिया। डीजे ने जैसे ही विराज के मुंह से वह नाम सुना उनकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उन्होंने हैरानी से कहा, शायद आपने कुछ गलत कहा है। विराज ने डीजे को घूरते हुए कहा, यही वह इंसान है जो मेरी बेबी की जान लेना चाहता है। विराज की बात सुनकर डीजे को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर सच में यही वह इंसान है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पर वह ये सब क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह हमें पता लगानी होगी, क्योंकि वह आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इतने पैसे दिए होंगे कि उसने ये पता होते हुए भी कि खुशी अंडरवर्ल्ड किंग की जिंदगी है, उस पर हमला किया है, तो इसका मतलब उसे कम पैसे नहीं मिले हैं। आपने कुछ पता किया उसके बारे में? विराज ने गुस्से से कहा, कुछ ही देर में वह आदमी हमारे कैद में होगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वह दोबारा पैदा होने से डरेगा। कहते हुए विराज ने वार्ड की तरफ देखा और दरवाजे के पास जाकर अंदर बेहोश बड़ी खुशी को देखने लगा। खुशी के चेहरे को देखकर विराज ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, आपके दर्द की कीमत उसे चुकानी होगी। कहते हुए विराज ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। शाम का वक्त, सिंघानिया मेंशन। बच्चों को छोड़कर पूरा सिंघानिया परिवार इस वक्त लिविंग रूम में मौजूद था। वहां पर सिर्फ बच्चों में से दंश था। ईशा जी ने कहा, ये धैर्य, धानी और अनु कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। ईशा जी का सवाल सुनकर आरती जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, वो सब लोग दिग्विजय जिंदल के मेंशन गए हैं, खुशी की बर्थडे पार्टी के लिए। आरती जी की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। ईशा जी ने गुस्से से कहा, उन्हें जाने की इजाजत किसने दी? आरती जी ने ईशा जी को घूरते हुए कहा, हमने दी है उन्हें जाने की इजाजत। किस हक से? पूछना ही मत आप। बड़ी माँ है हम उनकी, और वैसे भी बच्चे जाना चाहते थे, हमने जाने दिया, और खुद विराज ने हमें इसके लिए पूछा था। आरती जी की बात सुनकर राम सिंघानिया ने हैरानी से कहा, क्या सच में विराज ने कहा था कि वो अपने भाई बहनों को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहता है, जबकि वह तो उस लड़की का करीब हम लोगों को आने भी नहीं देता? जैसे हमारे उसके पास जाने से उसे कुछ हो जाएगा। राम सिंघानिया की बात सुनकर आरती जी कुछ कहती, इससे पहले ही उन्हें तीनों बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। सबने पलटकर देखा तो लिविंग रूम के दरवाजे से धानी, धैर्य और अनु दौड़ते हुए अंदर आ रहे थे। उन तीनों को इस तरह से रोते हुए देखकर ईशा जी और आरती जी दौड़ते हुए उनके पास गई। धैर्य और धानी ईशा जी के गले से लग गई, वहीं अनु जाकर रेखा जी के गले से लग गई। अपने बच्चों को इस तरह से रोते हुए देखकर आरती जी और ईशा जी ने परेशानी से कहा, क्या हुआ आप लोगों को? क्या उसे नालायक लड़की ने कुछ किया? क्या विराज ने आप लोगों के साथ कुछ किया? देखा दीदी, मैंने कहा था ना वहां पर मेरे बच्चों को कभी मत भेजना, पर अपने बेटे की बात मानकर मेरे बच्चों को वहां पर भेजा। देखा क्या हालत कर दी है, कितना रो रहे हैं। क्या हुआ आप तीनों को? आरती जी भी कंफ्यूज होकर उन तीनों को देख रही थी।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब विराज खुद उनसे कहा था कि वो उन तीनों का ध्यान रखेगा तो वह तीनों इस तरह से रो क्यों रहे थे। राम सिंघानिया ने प्यार से धानी और अनु की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा क्या हुआ आप दोनों को? धैर्य क्या हुआ है? कुछ बताइए। धैर्य ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, वो खुशी, उसे कुछ हो गया है। वो उठी नहीं रही थी। विराज भाई उसे लेकर अस्पताल गए हैं और हमें वापस भेज दिया। धैर्य की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वही दंश बेचैनी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ खुशी को? ठीक तो है ना? दंश के रिएक्शन को देखकर सिंघानिया परिवार के सभी लोगों से देखने लगे। दंश ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, मतलब विराज तो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? दंश की बात सुनकर धैर्य ने रोते हुए कहा, पता नहीं भाई, क्या हुआ? केक कट करने के बाद विराज भाई दौड़ते हुए एंजल के पास आ गए और उस वक्त एंजल बेहोश होकर उनकी गोद में गिर गई। मैंने बॉडीगार्ड के मुंह से सुना था, वह बोल रहे थे कि किसी ने एंजल को पॉइजन दिया है और एंजल इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई हमारी एंजल को कुछ नहीं होगा ना? कहते हुए धैर्य रो रहा था। उसके साथ धानी और अनु भी रो रहे थे। उन्हें खुशी के साथ मस्ती करना, उसके साथ रहना बहुत पसंद था। वही बच्चों की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार हैरान हो गया। राम सिंघानिया ने खुद से कहा, हमारे अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो उस मनहूस लड़की को मारना चाहता हो। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन जी जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने राम सिंघानिया को देखते हुए कहा, हमें भले ही वह पसंद नहीं है पर हमने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की और अब तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वरना आप हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पहले से ही वह हमसे नफरत करता है। हम नहीं चाहते कि उसकी नफरत हमारे लिए इतनी बढ़ जाएगी, वह हमारी शक्ल भी न देखें। अर्जुन जी की बात सुनकर राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा। आरती जी ने परेशानी भरी आवाज में धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, धैर्य आप लोगों ने केक नहीं खाया ना बेटा? आरती जी की बात सुनकर ईशा जी और पूरा सिंघानिया परिवार परेशानी से बच्चों की तरफ देखने लगा। उन तीनों ने कहा, किसी ने केक नहीं खाया था, सिर्फ एंजल ने केक खाया था और शायद विराज भाई ने। धैर्य की बात सुनते ही आरती जी की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। उन्हें पहले ही खुशी की चिंता हो रही थी और अब ये सुनकर कि विराज ने भी केक खाया था, उन्हें घबराहट हो रही थी। सबको यही लग रहा था कि जरूर केक में पॉइजन होगा, जिस वजह से खुशी की ऐसी हालत हो गई। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि केक में तो कुछ था ही नहीं। आरती सिंघानिया ने रोते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें हॉस्पिटल चलना है, हमें हमारे बच्चे के पास जाना है, हमें लेकर चलिए। अर्जुन जी भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, चलिए। दंश जो कि बेचैनी से चुपचाप खड़ा था, उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मुझे भी लेकर चलिए। दंश की बात सुनकर आरती जी ने कहा, आप जानते हैं ना कि विराज आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वह आपको देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। दंश ने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, प्लीज मॉम, प्लीज, मैं दूर रहूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, पर प्लीज मुझे लेकर चलिए। दंश की रिक्वेस्ट भरी आवाज सुनकर आरती जी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है चलो। कुछ ही देर में आरती जी, अर्जुन जी और दंश तीनों कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। दंश के चेहरे पर हद से ज्यादा बेचैनी नजर आ रही थी। उसने खुद से कहा, तुम ठीक हो ना लिटिल रैबिट? मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए दंश की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। कुछ ही देर में वह तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आरती जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। विराज का नंबर डायल कर रही थी पर और उनका कॉल नहीं उठा रहा था। अर्जुन जी भी काफी ज्यादा परेशान थे। अर्जुन जी ने पता लगा लिया था कि इस वक्त विराज कौन से फ्लो पर मौजूद है। उन्हें यह नहीं पता था कि विराज को कुछ नहीं हुआ है, पर आखिर वो उनका बेटा था। उसे सही सलामत देखने के बाद ही उन लोगों को सुकून मिलने वाला था।
आरती जी के साथ दंश और अर्जुन की सेकंड फ्लोर पर आ गए, जहां पर खुशी को एडमिट किया गया था। सेकंड फ्लोर पर डीजे के बॉडीगार्ड फैले हुए थे। जैसे ही उन्होंने सिंघानिया परिवार को देखा, वो उनके सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन जी ने डीजे के बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा, हटो हमारे रास्ते से, हमें हमारे बेटे के पास जाना है। अर्जुन जी की बात सुनकर एक हेड बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, पर हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम किसी को भी अंदर ना आने दे। किसी को भी नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक छोटी मिस को होश नहीं आ जाता। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आरती जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अंदर जाने दीजिए या फिर हमारे विराज को यहाँ बुला दीजिए। हम बस एक बार अपने विराज को देखना चाहते हैं। आरती जी की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड वहां से दूसरी तरफ चला गया, जहां पर विराज डीजे के बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे, वो बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहा था। विराज चुपचाप बैठा हुआ ही था कि तभी बॉडीगार्ड ने उसके सामने आकर अपना सर झुकाते हुए कहा, किंग आपके पेरेंट्स आए हैं और आपकी मोम आपको बुला रही है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर विराज उठकर खड़ा हो गया। उसने बॉडीगार्ड को घूर कर देखा और तेज कदमों से चलता हुआ कॉरिडोर के दूसरी तरफ आ गया, जहां पर उसका ध्यान अर्जुन की आरती जी और दंश पर गया। उसने आरती जी की तरफ देखा, जो कि रोते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। विराज में इशारे से बॉडीगार्ड्स को उनके सामने से हटाने के लिए कहा। बॉडीगार्ड के हटते ही आरती जी दौड़ते हुए जाकर विराज के गले से लग गई। उन्होंने विराज के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, आप ठीक है ना, आपको कुछ नहीं हुआ ना, आपने वह केक तो नहीं खाया था ना। कहते हुए उन्होंने विराज के पूरे चेहरे को देखा और उसके माथे को चूमने लगी। विराज चुपचाप खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा था। आरती जी ने आंसू भरी आंखों से विराज की तरफ देखते हुए कहा, खुशी कहाँ है, हमें उन्हें देखना है। आरती जी की बात सुनकर विराज ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ खुशी के वार्ड की तरफ लेकर जाने लगा। अर्जुन जी और दंश चुपचाप उनके पीछे चल रहे थे। विराज आरती जी को लेकर खुशी के वार्ड के पास आ गया। ग्लास वॉल से आरती जी ने खुशी की तरफ देखा। उसकी कंडीशन देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्या हालत हो गई है, किसने किया ये सब कुछ, वह ठीक तो है ना। आरती जी की बात सुनकर विराज ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, जिसने भी किया है वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। विराज की बात सुनकर आरती जी ने विराज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर जानलेवा एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आ रहे थे। आरती जी अच्छे से समझ चुकी थी कि उनका बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उन्होंने विराज से कुछ नहीं कहा। दंश भी आरती जी के बगल में आकर खड़ा हो गया और खुशी को देखने लगा। उसकी आंख से एक आशिक बूंद उसके गाल पर आ गई। तभी उसके कानों में विराज की सर्द आवाज पड़ी, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। विराज की बात सुनकर दंश ने विराज की तरफ देखा, जिसका ध्यान उस पर नहीं बल्कि खुशी पर टिका हुआ था। दंश ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। कहते हुए दंश ने विराज को पीछे से गले लगा लिया और कुछ ही देर में वहां से चला गया। विराज ने पहली बार उसे खुद से दूर धक्का नहीं दिया था। वही अर्जुन जी और आरती जी के लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था। उनके बच्चे बचपन से एक दूसरे से नफरत करते आए थे। हर पेरेंट्स की तरह वह भी चाहते थे कि सब बच्चों की तरह उनके बच्चों के बीच में भी प्यार हो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था।